दर्शकों को दिखा भी रहे हैं और एसपी सिन्हा जो कि इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है, रक्षा विशेषज्ञ हैं। तस्वीरें एक एक करके हम दिखा रहे हैं फिर से आपके टीवी स्क्रीन पे। ये खारकिव की भारी बमबारी की तस्वीरें, धमाकों से कैसे गूंजा, कैसे दहला ये पूरा इलाका, हम एक बार फिर से दिखाते हैं आपको। जो कि इस वक्त स्टूडियो में ही मौजूद है। सर, मुझे ये तस्वीरें आप भी देख रहे हैं और जिसमें 24 घंटे का जिक्र कर थी। दरअसल रूस को भी मालूम है कि अब जो नुकसान होगा वो सीधे सीधे नागरिकों को होगा। बहुत हमने इमारतें गिरा ली, बहुत हमने इमारतों के जरिए प्रेशर बना ली, अब नागरिकों को नुकसान होगा। तो भी टेबल टॉक के लिए आज चर्चा कर रहे थे और जो मैं दूसरी प्लानिंग अपने दर्शकों को बता चुकी हूं कि कौन सा चेहरा आने वाला है। लेकिन इस बीच मैं आपके पास आऊं सर, इससे पहले एक और बड़ी खबर। पीएम मोदी आज रात पुतिन से बात करने वाले हैं। भारतीय छात्रों को लेकर यह बातचीत होनी है क्योंकि बहुत अग्रेसिव रुख है रूसी सैनिकों का। उस बीच छात्रों की सुरक्षा बहुत बड़ी चुनौती है भारतीयों के लिए और यही वजह है कि आज पुतिन से बातचीत होनी है और पुतिन से बातचीत के जरिए भी एक विकल्प तलाशने की कोशिश की। जो भी छात्र हमारे अलग अलग जगहों पे अभी भी फंसे हैं वो एक एक करके बाहर आ सके, बॉर्डर वाले इलाके में आ सके और दूसरे देशों के जरिए जो पड़ोसी मुल्क है वहां के जरिए वो भारत सुरक्षित वापस आ सके। इसको लेकर एक बातचीत होनी है। इस बातचीत को लेकर क्या कुछ होता है इस पे हमारी निगाह है। कुछ ही देर में हम अपने दर्शकों को अपडेट करेंगे। लेकिन सर, एसपी सिन्हा सर, जो ये बर्बादी और ये जो तबाही हो रही है अब सीधे नागरिकों की तबाही होगी। देखिए, रूस भी चाहता है कि आप आइए टेबल टॉक कीजिए। जेलेंस्की ने कह दिया सीज फायर पे बात कीजिए, तब आऊंगा। रीमा, पहले मैं अपने पॉइंट को क्लैरिफाई करना चाहता हूं क्योंकि इन्होंने किसी ने कहा है कि 64 किलोमीटर वगैरह वगैरह। देखिए, ये पीस टाइम में स्पीड है 64 किलोमीटर। 4 दिन से हम सुन रहे हैं कि 30 किलोमीटर के दूर पे आ गया। तो चलिए मान लेते हैं कि बैटलफील्ड में 3 किलोमीटर, मैं तो 2 किलोमीटर बोल रहा हूं। दो बैटलफील्ड में 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चले तो 30 का कितना मतलब, कितना 15 घंटा। ये तो 4 दिन से वही कहानी सुन रहे हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जो यूक्रेनियन दे रहे हैं, इसका वजह है से यूक्रेन का जो रशियन टैंक्स है वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि मिस्टर पुतिन का मकसद है प्रेसिडेंट जेलेंस्की को गद्दी से उठा के फेंकना। भौगोलिक क्षेत्र पे कब्जा करना उनका एम प्लस है। सेना में हम लोग को सिखाया जाता मुख्य एम क्या है, एम प्लस क्या है। मुख्य एम है जेलेंस्की को फेंकना, क्योंकि जेलेंस्की को फेंकने के बाद वो अपना प्रो रशियन कैंडिडेट को इंस्टॉल करेंगे और फिर पूरा यूक्रेन उनके इशारे पे नाचेगा। ये मकसद है। क्योंकि यदि पूरी तरह से डिवास्टेशन कर देते हैं यूक्रेन का तो उनको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जब यूक्रेन में जब जनता जनार्दन रोड पे आ रही है, सिविलियंस आ रहे हैं, टैंक्स को रोक रहे हैं, तो ये तो फाइटिंग इन बिल्टअप एरिया हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। इस रेजिस्टेंस को या टैंक्स क्रश करेंगे तो एचआर इशू बनेगा और नहीं क्रश करेंगे तो फाइटिंग इन बिल्टअप एरिया है। फाइटिंग इन बिल्टअप एरिया इतना आसान नहीं होता, कॉम्प्लेक्स होता है। इसी बीच में आपसे एक पहलू ये समझना चाहती हूँ क्योंकि अब हम उस तरीके से बात करें कि तख्ता पलट होगा तो किसके जरिए। एक नाम अभी सामने आ रहा है, उनके बारे में कहा जा रहा है विक्टर बेलारूस में आ चुके हैं। लेकिन बेलारूस में जो पहुंचे हुए विक्टर को लेकर तो पहले ही यूक्रेन की जनता ने उन्हें खारिज कर दिया है, उनको लेकर नाराजगी रही है। तो अगर ये रूस लेकर इस चेहरे को आता भी है तो फिर तो वही स्थिति हो जाएगी, पुरानी स्थिति, लोगों की नाराजगी झेलिए, फिर गृह युद्ध की स्थिति झेलिए। देखिए, मुझे लगता है जब एक बार किसी आदमी को आप इंस्टॉल कर देती हैं, चाहे वो पपेट प्रेसिडेंट क्यों नहीं हो, तो इतना आसान नहीं है उसको गद्दी से उठा के फेंकना। 2014 में इसी आदमी को फेंका गया था। उस समय माहौल कुछ और था, अभी माहौल कुछ और है। अभी अमेरिका का क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता अब उस पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। जिस अमेरिका और नाटो के भरोसे पे मिस्टर जेलेंस्की ने ये फाइट बैटल ज्वाइन करने की कोशिश की, आज उनको नहीं लग रहा है कि वो लेट डाउन हुए हैं। कहां गया इक्विपमेंट सपोर्ट, कहां गया? नॉर्मली अब नाटो को अपना बूट्स ऑन द ग्राउंड लाना चाहिए था। आप यूक्रेन की सेना क्या रशियन आर्मी को फेस कर सकती है पूरी तरह से? क्या कॉम्बैट सक्षम है? नहीं। सर, मैं आपके पास आती हूँ। सुरेंद्र कुमार, पूर्व डिप्लोमेट, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र सर, आपसे ये समझना है इस वक्त की, सबको मालूम है रूस का क्या स्टैंड है अपने मुल्क को लेकर और यूक्रेन को लेकर, उसकी क्या प्लानिंग है, और ये भी जेलेंस्की क्या अपने देश को लेकर चाहते हैं ये भी सबको मालूम है।
पश्चिमी देशों और रूस की इस लड़ाई में यूक्रेन पूरी तरीके से पिस गया, ये सबको समझ में आ रहा है, लेकिन आने वाला जो हफ्ता है वो कैसे गुजरने वाला है? देखिए, मेरी समझ में यूक्रेन को इसमें सबसे ज्यादा दो चीजों की जरूरत है। किसी भी तरह से वहां के प्रेसिडेंट जेलेंस्की न पकड़े जाए न मारे जाए। पूरे राष्ट्र को एक करने में, उसको प्रेरित करने में जो लड़ाई चल रही है वो सब जेलेंस्की पे से। यदि एक बार उनको पकड़ लिया या उनको मार दिया तो ये सारा जो है, सारा विरोध जो हो रहा है वो नहीं रहेगा। दूसरा, उनके लिए वक्त चाहिए। आज स्टेट ऑफ यूनियन में जो अब प्रेसिडेंट बाइडेन स्पीच दिया है और दूसरे लोग रूस के ऊपर ये तख्तापलट भले ही कर, रूस के ऊपर जो सैंक्शंस लगाई गई हैं वो इतनी स्ट्रिंजेंट हैं, इतनी स्ट्रिंजेंट, 6 महीने के अंदर रूस को इतनी कठिनाई होगी कि रूस के अंदर भी इसके लिए पॉलिटिकल टर्मोइल हो सकता है। बैंक पैसा नहीं निकाल सकते। अब शिपिंग एयरलाइन उनका सामान ले जाने तैयार नहीं है। शेल और बीपी हट रहे थे, टोटल एक्सॉन भी बाहर निकलने जा रहे हैं। तो आप बैंक से पैसा नहीं निकाल सकते, आप ट्रेड नहीं कर सकते, वो आपके एयरक्राफ्ट में फ्लाई नहीं कर सकते, आप बैठे रहेंगे वहां पर। रूस को जो कुछ किया है उसका खामियाना इसको बहुत ही महंगा पड़ेगा। यूक्रेन को दो चीजें, वक्त चाहिए। वक्त कैसे मिलेगा? या किसी भी तरह से लड़ाई 6 महीने खिंच जाती है, 6 महीने के अंदर रूस की हालत नहीं, वो जो नहीं रहेगी। सिन्हा सर ने बातें कही है, जरा मैं उसको ही आगे बढ़ाना चाहूंगी कि एम तो है ही है, एम प्लस ये है जेलेंस्की। तो और आपने भी वही बातें कही कि टारगेट क्लियर है कि जेलेंस्की खत्म तो उसके बाद पूरी कहानी ही खत्म। यूक्रेन का फिर क्या भविष्य है वो तो रूस को तय करना है। मैं ये मान के चलता हूं कि जेलेंस्की जो है उनको पकड़ना इतना आसान नहीं है। वो कहीं दूसरी जगह जा रहे होंगे। ये गुरिल्ला वारफेयर से एक बार ये तख्तापलट कर भी लें तब भी इसको मैं रूस की जीत नहीं मानता, क्योंकि ये जो है युद्ध बहुत चलेगा, गुरिल्ला वारफेयर होगा, बाद में रूस को इसका खामियाजा बहुत भरना पड़ेगा। संजय सोई सर, सब कुछ तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं। हम यही बातें बीते हफ्ते, एक हफ्ते से दोहरा रहे हैं कि रूस पीछे नहीं हटेगा, यूक्रेन अपनी ताकत के साथ लड़ रहा है, कुछ हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं, लेकिन ये दूसरे के हथियार पे कितने दिन तक फायरिंग? ऐसा है कि जो रूस जिसकी जो सुपीरियरिटी है, हाँ, वो वाकई में इतनी ज्यादा है कि यूक्रेनियन आर्मी इतनी बहादुरी के साथ मुकाबला कर रही है। जो जेलेंस्की की लीडरशिप बड़ी है। खबर, रूस के विदेश मंत्री का बड़ा बयान, विश्व युद्ध हुआ तो विनाशकारी होगा, तीसरा विश्व युद्ध परमाणु बम से होगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका के इशारे पर न चले यूक्रेन, सीधा सीधा कह दिया गया प्रतिबंधों का सामना करने को तैयार, ये कहा गया है रूस के तरफ से। रूस के विदेश मंत्री का ये जो परमाणु बम को लेकर चेतावनी है वो पहली दफा नहीं है रूस की तरफ से, ये तीसरी दफा है। तीसरा विश्व युद्ध परमाणु बम से होगा, ये किसने कहा है? रूस के विदेश मंत्री ने। अमेरिका के इशारे पर ना चले यूक्रेन, ये एक बार नहीं बल्कि बार बार आगाह किया गया है यूक्रेन को लेकर। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी यानी परमाणु हमले को लेकर, परमाणु बम को लेकर जो ये रूस कह रहा है, बार बार कह रहा है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं बल्कि 3 दफा कह चुका। क्या इसको हल्के में लेने की जरूरत है? सीधे संजय सोई सर, ये जो मैं पहला सवाल आपसे समझना चाह रही थी कि दूसरे के बंदूक से कितने दिन फायरिंग, उसके साथ ही साथ क्या अभी भी सिर्फ परमाणु बम को गीदड़ भभकी मारे या सच में ये कुछ होने वाला है? नहीं, ऐसा है कि जिस प्रकार से ये दिखा रहा है रशिया की जो डेस्परेट है, उसकी बौखलाहट है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि 48 घंटे में खत्म हो जाएगा, 72 घंटे में खत्म हो जाएगा। अभी जंग चल गई है 7 दिन, क्योंकि उन्होंने जो सुपीरियरिटी, उनके जो हथियार हैं, जो नंबर्स हैं उनके इतने ज्यादा थे, उन्होंने कहा यूक्रेन की सेना नहीं टिक पाएगी इनके आगे और यह हथियार डाल देगी, सरेंडर कर देगी। जहां पर मैं, जैसा कि हमारे बाकी पैनलिस्ट ने कहा है, कि मैं जेलेंस्की की लीडरशिप की तारीफ करता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने देश को जोड़ के रखा है, जिस प्रकार से उन्होंने मोटिवेट किया। अमेरिका ने उनको बोला आप निकल के जाओ, वो निकल के नहीं गए। इसी को होते हुए, हालांकि उनके पास आज टैंक नहीं है ज्यादा, उनके पास एयरफोर्स नहीं है, नेवी नहीं है, लेकिन मैन पोर्टेबल जेवलिन और स्टिंगर मिसाइल्स के द्वारा वो मुकाबला कर रहे हैं, ड्रोन्स के द्वारा मुकाबला कर रहे हैं, हथियार दिए गए हैं, राइफलें हर एक सिविलियन को, उनसे मुकाबला कर रहे हैं। तो यही एक कारण है कि जो इतने दिन युद्ध चल गया। और रूस की जो बौखलाहट, जो अब आपका अगला स्टेटमेंट आता है कि अगला विश्व युद्ध होगा, अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो परमाणु हथियारों से होगा, ये जो उनका स्टेटमेंट है ये मेनली नाटो देशों के लिए है और अमेरिका के लिए है, क्योंकि रूस देख रहा है कि जो यूक्रेन की लड़ाई चलती जा रही है, इसके पीछे जो सपोर्ट मिल रही है उसको नाटो देशों से, अमेरिका से,